नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यूपी टेट पीआरटी के लिए 2011 से 2022 तक जो भी पेपर हुए थे वो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। सीटेट के 2015 से 2025 तक। अब इसी श्रृंखला के अंतर्गत यूपी टेट जूनियर में जो 2011 से 2022 तक पेपर पूछे गए हैं उनको हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। आज हम लोग यूपी टेट जूनियर में 2011 में जो पेपर पूछा गया था उसके अंतर्गत सामाजिक अध्ययन वर्ग का, एसएसटी वर्ग का क्या लेवल क्या था, प्रश्न कैसे थे उसको देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर 60 से 70% कवर कर देता है आपके स्कोर को। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को, और हम सुपर फास्ट देखते हुए चलेंगे, अर्थात 60 प्रश्न हम करेंगे 15 से 20 मिनट में। आप लोग मान के चलिए कि इन 60 प्रश्नों में से 4 से 5 नंबर आपके 99% कन्फर्म हो जाएंगे। प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही बनते हैं। केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं। आप जानते हैं केले कहाँ उगाए जाएंगे और अनानास जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पानी ने प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं भारतीय आर्य समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा। प्रीवियस ईयर सीटेट का भी 2015 से 2025 तक के सभी पेपर चैनल पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे अपलोड हैं, आप लोग चैनल पर जाइए और देखिए। मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर आपका पेपर पास करवा ही देता है, आपको कोई भी पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है या जुड़वा नगर की संज्ञा किसको दी जाती है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को। डी आंसर में दिया है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है, भारत में जुड़वा नगर की संज्ञा दी जाती है। और यह दोनों राज्य कहाँ स्थित हैं? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कौन से राज्य से मिलता है? तो ये सबसे अधिक आप सभी लोग जानते हैं कहाँ से मिलता है, जम्मू और कश्मीर राज्य से होता है, क्योंकि केसर के उत्पादन के लिए क्या होता है, निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, निम्न तापमान, इसीलिए ये जम्मू कश्मीर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सही आंसर हो जाएगा बी, जम्मू एंड कश्मीर। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं 22 भाषाएं स्वीकृत हैं, लेकिन प्रारंभ में शुरुआत में इतनी भाषाएं नहीं थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ये भाषाओं का वर्णन है। किसमें? 8वीं अनुसूची में पूछा जा सकता है, तो आप लोग तुरंत बता दीजिए किसमें, 8वीं अनुसूची में। प्रारंभ में कितनी थी? तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। अब कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये गेंडा है। क्या है भैया? गेंडा है। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, वह कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये पांडुचेरी है। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अरविंद से आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो अरविंद घोष जो स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक थे, अरविंद घोष का आश्रम पांडुचेरी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सही आंसर सी हो जाएगा। बॉम्बे हाई संदर्भित करता है, तो ये क्या करता है, अपतट तेल क्षेत्र को। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ये सभी राज्य जल्द हाल साल बने हैं, तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाता है बहुत बार, तो 1 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की भी स्थापना नवंबर 2000 में ही हुई थी। कितने नवंबर को हुई थी? तो 9 नवंबर 2000 को हुई थी उत्तराखंड की स्थापना। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था, 26वां। सही आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड 27वां राज्य बना। कौन सा? 27वां। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को।
कौन सा राज्य बना? 28वां राज्य बना था ये। तेलंगाना यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, तेलंगाना 29वां राज्य बना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। कब हुई थी? 2 जून 2014 को। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सही आंसर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है भारत में नहीं है। ये कहाँ है? तो ये तिब्बत में पड़ता है, मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। महाभारत के लेखक कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं ये वेदव्यास। और इसको लिखा किसने था? तो गणेश जी ने इसको लिखा हुआ था। किसने लिखा था? गणेश जी ने लिखा था। इस विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? महाभारत है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सही आंसर बी, वेदव्यास। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण जो दिल्ली में है, शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? 1648 में, 1648 में। कब करवाया था? 1648 में करवाया गया था। आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1573 में। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ये लाल किला है, इसकी दिल्ली की बात हो रही है। ये किसकी? दिल्ली की बात हो रही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। सही आंसर डी हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए आंसर सही हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1950 से 1962 तक लगातार ये राष्ट्रपति रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा जा सकता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो ये राधाकृष्णन जी थे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? तो ये मुमताज महल के सभी को पता है, बच्चों को पता है। मुमताज महल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं या तीर्थंकर हुए हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं ये जैन धर्म से कनेक्ट करता है। जैन धर्म में 24 महान आचार्य हुए हैं जिन्हें तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। प्रारंभिक 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, मतलब पूरी जानकारी नहीं है। मात्र अंतिम 2 तीर्थंकरों जो हुए हैं उनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित तो हुई है। तो ये थे पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे, आप सभी लोगों को पता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? चलिए भाई बताइए फटाफट। तो इसे जाना जाता है हंसते हुए बुद्ध के नाम से। चलिए इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 में हुआ था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में कब हुआ था? 1974 में हुआ था। पोखरण राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण को हंसते हुए बुद्ध का नाम दिया गया था। इसमें कुछ करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे। लेकिन करंट अफेयर अभी हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं तो इसी हिसाब से बताएंगे आपको। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, उसी आधार पे वर्तमान के करंट अफेयर को रेडी कर लेना है। वैसे वर्तमान करंट अफेयर भी मैं क्लासेस में करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर में नहीं कराऊंगा, नहीं तो पेपर बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो सकता है। इसलिए मैं अभी जो करंट अफेयर आएगा वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही जो उस समय था वही आंसर बताऊंगा। लेकिन उसके आधार पर जो प्रश्न बनेंगे उनको हम अलग से प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। शाकुंतलम किसने लिखी थी? तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, कालिदास महाराज जी को। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, जो वियोग श्रृंगार रस शैली में लिखी गई है। इस महाकाव्य का नायक कौन है अगर पूछा जाएगा तो राजा दुष्यंत, तथा नायिका पूछी जाएगी तो ऋषि कन्या शकुंतला थी। अगले प्रश्न को देखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने पराजित किया था? तो अफगानों ने। सही आंसर बी हो जाएगा। ये कब हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1761 को। इसको लिख सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए। 14 जनवरी 1761 को हुई थी। पानीपत कहाँ पड़ता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, हरियाणा के मैदान में पड़ता है। इसमें अहमद शाह अब्दाली जो अफगान एवं मराठी सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ी गई।
इस युद्ध में मराठे बुरी तरह से परास्त हो गए थे। इस युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि मराठे अब भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? आप सभी लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। राणा सांगा संबंधित हैं। राणा सांगा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। अभी आगरा में एक सांसद ने विवादित बयान दिया था, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वतंत्र भारत में अगर आपके भारत के महान नायकों का चरित्र वर्णन अच्छे से नहीं कर सकते हैं तो आपको कटाक्ष करने का हक किसी ने नहीं दिया गया है। खैर, उनको सबक सिखाया गया। राणा सांगा किससे संबंधित हैं? तो मेवाड़ से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं? मेवाड़ से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो अगर ये पूछा जाएगा तो ये सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान ने किया था। कब किया था बताइए भाई? 2 अक्टूबर 1959। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर राजस्थान में की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अपनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन कौन से? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक राज व्यवस्था का दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्न को देखेंगे। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं। संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार होनी चाहिए, एकदम सही है। कानून के अनुसार सरकार होनी चाहिए, ये भी सही है। लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, ये भी सही है। तो जब तीनों सही हैं तो डी पे चले जाएंगे। उपयुक्त सभी बीपीएससी के अनुसार क्या हो जाता? उपयुक्त में से एक से अधिक। पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे, तो ये पंचशील समझौता किसके किसके मध्य हुआ था और क्या है ये? तो भारत और चीन के मध्य 29 अप्रैल। कब? 29 अप्रैल। डेट आप लोग नोट करते चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1954 को। कब? 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में समझौता हुआ था। किसके मध्य हुआ था? भारत और चीन के मध्य हुआ था, जिसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उस समय चीनी प्रधानमंत्री कौन था? चीनी प्रधानमंत्री थे चाओ इनलाई ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया गया। चलिए देखते हैं भाई। नेहरू जी तो सभी में दिए हैं और ये झाओ इनलाई के बीच ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो संविधान भारत का पूर्ण कब हुआ था? तो प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार बनता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था वो पूर्ण हो गया था। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से सभी ने हस्ताक्षर कर दिए थे और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हुआ था? लागू हो गया था। इसी के साथ भारतीय क्या बन गया था? गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हो गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 अर्थात बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। संविधान सभा के प्रधान कौन थे? तो अगर आप देखेंगे इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। इसमें उस समय परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी को 1-1 नंबर कॉमन दिया था, क्योंकि संविधान सभा के प्रधान कौन थे इसमें 2 बनते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो उस समय अस्थायी जो प्रधान बने थे या अध्यक्ष चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो सिर्फ 2 दिन ही रहे थे। उसके बाद जो स्थायी बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बना था? तो इसमें आप देखेंगे 2 में से कोई भी नाम नहीं दिया गया है। ना सच्चिदानंद सिन्हा का नाम दिया गया है और ना ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दिया गया था। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भीमराव अंबेडकर, नेहरू। भीमराव अंबेडकर क्या थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न का सभी को एक एक कॉमन नंबर मिला था। इसमें सही आंसर हो जाता सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न को देखेंगे। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, बी आंसर सही हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन किस वंश से थे? बहुत बार पूछा जाता है। तो ये पुष्यभूति में लिख देता हूं, आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं। पुष्यभूति वंश के बहुत ही प्रतापी राजा थे। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 शक्तियों पाल, गुर्जर, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जो लगभग कितने वर्षों तक चला? 200 वर्षों तक चला। अंत में गुर्जर प्रतिहार इस संघर्ष में विजेता प्राप्त हुए, उन्होंने कब्जा कर लिया था। सही आंसर बी हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। आप मान के चलिए एसएसटी का लेवल बहुत अच्छा है। किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए ये इतिहास के बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो जूनियर में पूछे जा रहे हैं, 6 to 8 में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और ये सभी परीक्षाओं में, चाहे पुलिस की हो, चाहे होम गार्ड की हो, चाहे यूपीएसआई की हो, रेलवे की हो, सब में ये प्रश्न बनते ही बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एलोरा कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूटों द्वारा कई मंदिरों का निर्माण किया गया था। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर है। चलिए, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सही आंसर डी हो जाएगा। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? तो भारत में ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए इसको लिख देता हूँ। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो जिला पंचायत क्या हो जाएगा? जिला पंचायत। दूसरे नंबर पर खंड पंचायत। तीसरे नंबर पर आ जाएगा ग्राम पंचायत। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? ग्राम पंचायत। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। नगर पालिका कमेटी का प्रधान क्या कहलाता है? तो नगर पालिका कमेटी का प्रधान क्या कहलाता है? चेयरमैन कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया? चेयरमैन या अध्यक्ष। सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं क्या कहलाता है? न्याय पंचायत। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। सूर्य के और चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये कक्षा कहलाता है। सी आंसर सही हो जाएगा। सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। ग्रहों द्वारा जिस पथ पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगते हैं या लगाते हैं वह क्या कहलाती है? तो वह कक्षा कहलाती है। प्रत्येक ग्रह का कक्ष एक निश्चित पथ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें फिर भी इसको देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर पूछा ही जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन है? चंद्रमा है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जबकि शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। चंद्रमा से पृथ्वी की अगर दूरी पूछ ली जाए तो 3,84,400 किलोमीटर है और शुक्र की दूरी पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, किस देश से नहीं गुजरती है? तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। ए आंसर सही हो जाएगा। यह रेखा 3 महाद्वीपों से होकर और 13 देशों से गुजरती है। यह 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। अगले प्रश्न को देखेंगे। महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय
क्या कहलाता है? तो महासागर से छोटा जो जलाशय होता है, बृहत लवणीय होता है, इसको क्या कहते हैं? हम सागर कहते हैं। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय को सागर कहा जाता है। कौन कौन से हैं? जैसे अरब सागर है, चीन सागर है, काला सागर है, लाल सागर है, ये सभी सागर के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा उपवाह क्षेत्र जो बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नदी घाटी। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी गंगा नदी को माना जाता है। डी आंसर सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी ही है। लगभग ये 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, इसे सिंचित करती है। इस नदी की लंबाई 2525 बहुत जगह दिया हुआ है, बहुत जगह 2510 दिया है। तो आपको जो मिले ऑप्शन में आप वो उड़ा दीजिए। इसका अगर उद्गम स्थल पूछा जाए कहाँ से है, तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ से अगर पूछा जाएगा तो गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से है। अगले प्रश्न को देखेंगे। ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? तो आप सभी लोग जानते हैं कितना है? 5 घंटे और 30 मिनट है। सही आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो हिमशैल। सी आंसर सही हो जाएगा। भारत में नहीं पाई जाती है। हिमशैल मुख्यतः ध्रुवों के समीप स्थित देशों में पाई जाती है। सही आंसर सी हो जाएगा। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं 1। सही आंसर 1 हो जाएगा। कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सही आंसर 1 हो जाएगा। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बहुत बार प्रश्न बना है, ये एकदम ट्रेंडिंग प्रश्न है। शांत घाटी का एकदम ट्रेंडिंग प्रश्न है। कौन सा होगा भाई सही आंसर? सभी लोगों ने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य के किस जिले में पूछा जाएगा? तो पलक्कड़ जिले के नीलगिरी में स्थित है। मैं लिख देता हूं, पलक्कड़ जिले के नीलगिरी में। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सही आंसर केरल हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन अपना कहाँ दिया था? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो ये सारनाथ में दिया था। डी आंसर सही हो जाएगा। और ये जो पहला अपना प्रवचन दिया था इसको किस नाम से और जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वृहद्रथ था। कौन था? वृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या इसके सेनापति ने ही कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी तथा उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। सही आंसर डी हो जाएगा। प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ, कब स्वतंत्र हुआ? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व। ए आंसर सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं अवाचनीय। ये मैं यूपीएसएससी के अंतर्गत हिस्ट्री की क्लासेस करवा रहा हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। जो जूनियर 6 to 8 में प्रश्न आते हैं, ये यूपीएसएससी लेवल के भी प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये मैंने यूपीएसएससी की अपनी क्लासेस में करवा रखा है। तो आप लोग यूपीएसएससी की जो मेरी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं उसमें आप लोग जाइए और आप मान के चलिए कि बहुत ही शानदार क्लासेस हैं वो, आप उनको भी ज्वाइन करिए और देखते चलिए, प्रश्न वहाँ से भी फंसेंगे। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे किस चीज़ का? तो ये लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। ये प्रश्न भी मैंने यूपीएसएससी हिस्ट्री के अंतर्गत करवा रखा है। सही आंसर सी हो जाएगा। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी? तो शक काल की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में कुषाण शासक तनिष्क ने की थी। सही आंसर बी हो जाएगा। ये यूपीएसएससी के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उसी के ये सारे प्रश्न बन रहे हैं आपके,
आप लोग क्लासेस में जाकर देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि हाँ, ये प्रश्न सारे वहीं से आ रहे हैं। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का भी एक एक नंबर सभी को कॉमन मिला था, क्योंकि दिए गए विकल्प में कोई भी सही उत्तर नहीं है। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। आप सभी लोग अच्छी तरीके से बेंटिक जी को जानते होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। इसका सभी को एक एक नंबर कॉमन मिला था, इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं। किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अवध में। कहाँ हुआ था भैया? तो ये अवध में हुआ था। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ था? तो ये 1950 में। वर्ष 1950 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की सभी रियासत को मिलाकर भारत को एक रियासत में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात भारत को रियासत के रूप में मान्यता को समाप्त कर दिया गया था। सही आंसर डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। बी आंसर सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, तथा माउंटबेटन ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था कि भारत को स्वतंत्रता तो दे दी गई थी, लेकिन भारत के संविधान बनने तक उन्होंने गुजारिश की गई थी कि आप ही बने रहिए और हमारी मदद कीजिए, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन बने रहे थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। असम का प्राचीन नाम क्या था? तो असम का प्राचीन नाम कामरूप था। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं लिख देता हूँ। असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप। असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप, जो बी में दिया है। बी आंसर सही हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर ये किसका उदाहरण है? तो दिलवाड़ा मंदिर जैन स्थापत्य का उदाहरण है। सही आंसर ए हो जाएगा। इस मंदिर का निर्माण 1021 में बिमल शाह, जो चालुक्य भीमदेव प्रथम सोलंकी राजा का मंत्री था, के द्वारा राजस्थान में करवाया गया था। ए आंसर सही हो जाएगा। चाणक्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चाणक्य को जानते हैं। इनका दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सही आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। सी आंसर सही हो जाएगा। चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। चाणक्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो भास्कराचार्य जी का औषधि से संबंध नहीं है भाई। शेष, धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत, ये सभी क्या हैं? औषधि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। औषधि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो धन्वंतरी जी को कहा जाता है। चलिए, और भास्कर जी क्या थे? भास्कराचार्य जी गणितज्ञ एवं ज्योतिष शास्त्री तथा क्या थे? खगोल शास्त्री थे। तो भास्कराचार्य क्या थे? गणितज्ञ। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। डी आंसर सही हो जाएगा। कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। डी आंसर सही हो जाएगा। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा?
उस समय कितने थे? 29 राज्य थे। तेलंगाना एक और राज्य बना था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी? तो 10 अप्रैल 1875 को। 10 अप्रैल 1875 को। कहाँ की थी अगर पूछा जाएगा तो बम्बई में की थी। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, वेदों की ओर लौटो। क्या है? वेदों की ओर लौटो। ये किसका प्रसिद्ध नारा है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। लगभग हम प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त करने जा रहे हैं। प्रश्न समाप्त होने जा रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और यकीन मान के चलिए सभी टीचर भर्ती से संबंधित एग्जाम, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो या सुपर टेट हो, आपका साथी आपके साथ हमेशा बना रहेगा। किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? इसका 1 नंबर सभी को कॉमन मिला था और इसका सही ऑप्शन यहाँ उपलब्ध नहीं था, क्योंकि राज्यपाल सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल को या दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व पद वितरण करता है। और इस प्रश्न में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो चलिए सही आंसर इसमें से कोई भी नहीं होगा। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो अभी प्रीवियस प्रश्न में ही मैंने बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे और आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देखेंगे। जिन लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सी आंसर सही हो जाएगा। भारत की यात्रा की थी। फाहियान कौन था? यह एक चीनी यात्री था। कौन सा यात्री था? चीनी यात्री था। चलिए अगले सेशन में, अगली क्लास में हम आगे देखेंगे। तब तक आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।